हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे बिज़नेस स्टडीज़ का 10th सेशन। हमने जो अभी चैप्टर शुरू किया, यूनिट शुरू करी है, वो है यूनिट जो हमने करी वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। और उसमें हमने जो चैप्टर्स किए, हमारा सोल ट्रेड हो गया। अब हम जो कर रहे हैं वो पार्टनरशिप कर रहे हैं। पार्टनरशिप की हमारी फीचर्स हो गई, मेरिट्स डिमेरिट्स हो गई, और आप इनको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। कल हमने जो टॉपिक कवर किया 10th सेशन में, वो हमारा टॉपिक था पार्टनरशिप जो है उसकी टाइप और टाइप ऑफ पार्टनर्स, ये हमने टॉपिक किया। आज जो हम है सेशन में, आज का हमारा सेशन 11 हो जाता है, ठीक है। और आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं बहुत बेसिक से ही टॉपिक है ये भी, और इसके साथ ही हमारी पार्टनरशिप जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। पार्टनरशिप बस हमारे सिलेबस में इतनी ही है। आज 2 टॉपिक कर रहे हैं, बस बहुत नॉर्मल से ही टॉपिक है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, ये है पार्टनरशिप भी, लेकिन आप समझिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है पार्टनरशिप भी। हमने एक चीज़ कही थी कि पार्टनरशिप की शुरुआत कहाँ होती है। पार्टनरशिप इज़ एन अग्रीमेंट। यहाँ पर पार्टनरशिप की अगर हम शुरुआत करें, इट इज़ एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। यहाँ पर पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट ही है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में, वेयर दे वॉलेंटरली, ठीक है, अग्री होते हैं किस चीज़ के लिए, टू कैरीड ए बिजनेस, इलीगल बिजनेस। और वो बिज़नेस जो होता है उसके अंदर क्या होना चाहिए, वो या तो वो सब मिलकर चला रहे हैं या उनमें से कोई एक चला रहा है, कोई स्लीपिंग पार्टनर भी तो हो सकता है ना। तो बिज़नेस चलाने के लिए सबका इस तरीके से काम करना जो है, बिल्कुल ऑपरेटिंग के तरीके से काम करना भी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना, रिस्क शेयर करना, ये ज़रूरी है। आज जो हम कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड, इसको ये समझिए कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। जब भी कोई एग्रीमेंट पार्टनरशिप का बनता है तो वो एग्रीमेंट हो, उसके साथ साथ उसको ड्यूली साइन होना चाहिए। ड्यूली साइन मतलब प्रॉपरली साइन हो बाय ऑल पार्टनर्स, और हम उस चीज़ को आगे क्या कर दें, रजिस्टर्ड भी करवा दें। पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 लगता है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम रजिस्टर्ड भी करा लें तो ये हमारा बन जाता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड असल में रिटन एग्रीमेंट होता है, वो जो हमारा रिटन एग्रीमेंट है जिसके ऊपर सभी पार्टनर्स ने साइन भी किए हैं। देखिए, एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है अगर जो लोग भी उसमें आते हैं उनके साइन ही नहीं है। साइन के थ्रू ही हम ऑथराइज्ड करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को कि हाँ मेरी भी कंसेंट है, मेरा भी अप्रूवल है इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन के लिए। तो अ रिटन एग्रीमेंट विच इज़ ड्यूली साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड विच इज़ रजिस्टर्ड, ठीक है, जिसको हम रजिस्टर्ड भी करवा लें उसको हम कहेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड और कुछ भी नहीं, मेनली आप ये मान लीजिए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है अपना पार्टनरशिप के लिए, उसी को हम पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट कहते हैं। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस अपॉन विच ऑल पार्टनर्स हैव बीन एग्रीड टू वर्क। वो सारी की सारी पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन जिनके ऊपर पार्टनर्स काम करने के लिए तैयार हुए हैं, जिन शर्तों पर वो काम करने के लिए तैयार हुए हैं, उन सभी शर्तों को लिख लेते हैं, प्रॉपरली साइन कर लेते हैं और उसको प्रॉपरली रजिस्टर्ड भी करवा लेते हैं। तो वो हमारी जो चीज़ हो गई वो हो गई पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड जो है, इसके अंदर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन हम लिख सकते हैं। देखिए, ऐसा कोई क्लियर कट लाइन नहीं है कि यही चीज़ें आनी चाहिए, फिर भी इसमें क्या क्या लिखा जाता है मेन वो क्या है। सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म, हमारी जो भी फर्म है उसका नेम एंड एड्रेस आएगा। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म का नाम और उसका पता। दूसरा, पार्टनर्स जो हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, 5 हैं, 10 हैं, कितने तक हो सकते हैं, हमने किया था ना 100 तक हो सकते हैं, 2 और 100। तो यहाँ पर है कि जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके नेम एंड एड्रेस। तो पहले 2 तो ये कॉलम जाएंगे ही जाएंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स। दूसरी बात है नेचर एंड एड्रेस ऑफ द बिजनेस। आप किस तरीके का बिजनेस करने जा रहे हो, कि आपका जो बिजनेस है प्रॉपरली वो किस तरीके से जाने वाला है,
उसका आपने नेचर स्कोप कहाँ तक करने वाले हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है या किसी भी चीज़ का काम है, आपको वो काम बताना रहता है। इसके बाद है हर एक पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल लेकर आएगा, कैपिटल इन्वेस्टेड जो रेशियो है वो हम बता रहे होते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखिए अगर आप पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी डिसाइड कर सकते हो सकता है 3 पार्टनर्स में से एक पार्टनर की रेशियो हो 50, बाकी दोनों को 25% जाना हो, ठीक है, रेशियो 2:1:1 हो गई। या फिर हो सकता है कि सभी पार्टनर्स की इक्वल हो। अगर आप पार्टनरशिप की डीड बनाते हो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखते हो, इन दैट केस तो सभी की पार्टनरशिप रेशियो इक्वल मानी जाएगी एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो जो भी अगर आपने अलग से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ बनाई है, किसी ने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करी है, कोई ज़्यादा पैसा लगा रहा है बिजनेस में, तो नो डाउट उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा बड़ा हिस्सा मिलने वाला है। तो आपकी जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो हम लिखने वाले हैं। ड्राइंग्स हम समझते हैं कि कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से पैसा निकालता है, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। अकाउंट्स में पढ़ रहे होंगे ये लोग, आप पैसा लगाना, कैपिटल इन्वेस्ट करना, पैसा बिजनेस में से निकाल रहे हो तो ड्राइंग्स होता है। ड्राइंग्स कर सकते हैं और उसके क्या कुछ रूल्स रहेंगे। ड्राइंग्स के ऊपर अगर इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट तो कोई इंटरेस्ट नहीं मतलब देना होता पार्टनर्स को ड्राइंग्स पे, लेकिन अगर ड्राइंग का आपका कोई इंटरेस्ट रखते हो, आपकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी शर्तें रखो। कैपिटल का कोई इंटरेस्ट वैसे नॉर्मली हम नहीं देते हैं, लेकिन अगर इंटरेस्ट दे रहे हो आप पार्टनर को तो वो कितने % का इंटरेस्ट आप दोगे कैपिटल पर। लोन ले सकते हैं पार्टनर से फर्म या फर्म से पार्टनर, उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी होती है। किसी तरीके का कोई पार्टनर अलग से काम कर रहा है, मार्केटिंग का काम संभाल रहा है, सीए का काम देख रहा है, क्या उसको कोई अलग से सैलरी और कमीशन मिलेगा, ये सब चीज़ें भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। अगर पार्टनरशिप के अंदर किसी तरीके से बाकी पार्टनर्स में, सभी पार्टनर्स में किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया तो वो उसको रिजॉल्व किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर इसके लिए भी हम पहले से ही चीज़ें लिख लेते हैं। इसी तरीके से रिटायरमेंट के, एडमिशन के, कि कोई नया पार्टनर अगर आना चाहता है उसको एडमिशन कहते हैं, 4 पार्टनर है, एक और ज्वाइन करना चाहता है, एडमिशन की क्या कुछ शर्तें रहेंगी, किस तरीके से हम उसकी कैपिटल का प्रोपोर्शन डिसाइड करेंगे, गुडविल की अमाउंट का, वो सब चीज़ें भी हम पहले से इसमें टर्म्स एंड कंडीशन में लिख लेते हैं। रिटायरमेंट की क्या कुछ शर्तें रहेंगी, डिकीज्ड पार्टनर, सबके अपने अपने नॉमिनी पार्टनर कौन से रहेंगे कि अगर उनकी किसी की डेथ हो जाए तो वो अपना नॉमिनी किसको बताएंगे, ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं। पर लोन अगर किसी ने फर्म से लिया है, किसी पार्टनर ने, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। मतलब एक कहने का है, आप जितनी मर्जी शर्तें इसमें जोड़ लीजिए, सारे के रूल्स एंड रेगुलेशन। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी बुक में अगर 20 दिए हैं तो हमें सारे ही याद करने हैं। सिर्फ एक आप ओवरव्यू बनाइए कि हमें क्या लिखना है, टोटल टर्म्स एंड कंडीशन अंडर विच पार्टनर आर गोइंग टू वर्क एज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। एक पूरी पार्टनरशिप फर्म में वो किन रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर काम करने वाले हैं, इन सभी को, रूल्स एंड रेगुलेशन को हम बाइंड करके इन टर्म्स एंड कंडीशन को लिख लें अपने और प्रॉपरली एग्री हो जाए, ये पार्टनरशिप डीड हमारी बन जाएगी। इसमें से ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी शर्तें लिखो, आप कोई 5 भी लिख सकते हो, आप इससे 20 की 25 भी लिख सकते हो, इसमें कोई भी क्लियर कट लिमिटेशन नहीं है। जो टर्म्स एंड कंडीशन आप सेट करना चाहो अपने पार्टनर्स के लिए, अपने काम करने के लिए, प्रॉपर उसकी फंक्शनिंग के लिए, वो सभी आप इसके अंदर लिख लेते हो। और अगर मान लीजिए नहीं लिखी, जैसे कि हमने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखी, तो क्या पार्टनरशिप डीड पर जो है हमारी इनवैलिड हो जाएगी? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसके रूल अप्लाई होते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि इफ़ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर नॉट प्री डिसाइडेड देन ऑल पार्टनर्स विल बी लाइबल टू शेयर इक्वल प्रॉफिट। इन दैट केस तो आपको इक्वल प्रॉफिट आएगा। वो ये नहीं देखेंगे कि किसी ने बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाई या काम किया। फिर तो अगर आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं ली है, मतलब नहीं डिसाइड करी है, तो आपको इक्वल ही बांटना पड़ेगा। इसी तरीके से कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आपने कुछ लिख रखा है तो मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं लिखा तो पार्टनरशिप एक्ट तो कहता है कि इस तरीके का कोई इंटरेस्ट ना तो ड्राइंग पर कंपनी को देना, फर्म को आपको देना पड़ेगा, ना ही इंटरेस्ट फर्म आपको पे करेगी आपकी कैपिटल के ऊपर। तो ये कुछ शर्तें हैं, अगर हम पहले से लिख लेते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। नहीं होंगी तो बाय डिफ़ॉल्ट के रूल तो अप्लाई होते ही हैं। तो ये तो हमारी हो गई पार्टनरशिप की बात। तो फिर से एक चीज़ है, पार्टनरशिप डीड को रिटर्न में करना और रजिस्टर्ड करना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है।
कंपल्सरी कर लेते हैं, अगर हम इसको कर लेते हैं तो हमारा ही फ़ायदा है। अब हम आगे देखना है कि कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के क्या क्या, कंपनी नहीं सॉरी फर्म, पार्टनरशिप में फर्म यूज़ करें। हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक ये बस इतना ही है कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है, और इसमें हम क्या लिखते हैं, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशन हमने अभी पढ़ा, टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या होने वाली हैं। टर्म्स एंड कंडीशन में हमने पार्टनर्स के नाम से लेकर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट देयर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह वो सब पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हो जाता है वो है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनी को करवाना ज़रूरी है या नहीं है, पहली चीज़ तो यही बात आती है। तो देखिए, जहाँ तक रजिस्ट्रेशन की बात आती है, रजिस्ट्रेशन करवाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। फर्म को आप रजिस्टर्ड करवा भी सकते हो और नहीं भी करवा सकते हो। ये टोटली पार्टनर्स की कंसेप्ट पर डिपेंड करेगा कि रजिस्ट्रेशन करवाएं फर्म को या नहीं करवाएं। अगर फर्म को रजिस्टर कराते हैं तो हमें कुछ फ़ायदे होंगे, और अगर नहीं करवाते हैं तो हम सीधी बात है वो फ़ायदे जो हैं वो नहीं ले पाएंगे। रजिस्ट्रेशन जो फर्म का होता है, पहली चीज़ है इट इज़ नॉट मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी और कंपल्सरी। आपकी पार्टनरशिप जो है वो तभी भी लीगल ही मानी जाती है जब वो रजिस्टर्ड नहीं होती है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को, कंपनी नहीं कहते हैं, अगर बोला गया है तो कभी गलत बोला गया है, पार्टनरशिप फर्म को आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। यू कैन गेट इट रजिस्टर्ड बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू डू सो, पर इसको करवाना कंपल्सरी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर यही चीज़ है। लेकिन अगर आपने करवा लिया तो आपकी पार्टनरशिप की एक लीगल एंटिटी क्रिएट हो जाएगी। इसका फ़ायदा आपको क्या मिलेगा, लीगल एंटिटी मतलब आपकी एक कानूनी पहचान होगी। अगर आप सोचो कि कोई पर्सन ही है, उसके पास अपने देश का ना आधार कार्ड है, ना वोटर कार्ड है, ना राशन कार्ड है, ठीक है, ना ही उसका कोई किसी तरीके का लाइसेंस है, क्या वो अपनी एंटिटी प्रूव कर पाएगा कि वो एग्जिस्ट करता है? उसके होते हुए भी गवर्नमेंट की किसी भी योजना के लिए वो तो एग्जिस्ट ही नहीं माना जा रहा, क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो यहाँ पर वो चीज़ है कि वो बेनिफिशियरी किस तरीके से होगा, सेम ही पार्टनरशिप फर्म का है। अगर वो अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेती है तो कानून की नज़र में वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। इसके उसको क्या फ़ायदे आएंगे? तो सबसे पहली चीज़ है कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फर्म, ठीक है, नॉन रजिस्ट्रेशन। पहले हम ये देख रहे हैं कि अगर हम अपने आप को नॉन रजिस्टर्ड रखें, वो अपना रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, तो क्या क्या होने वाला है। देखिए, इस केस में क्या होगा, हम 3 पार्टनर लेते हैं A, B, C। इन तीनों ने मिलकर अपनी एक फर्म बनाई X, और इन्होंने अपनी फर्म को रजिस्टर करवाया नहीं, ठीक है। अब ये फर्म को रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं क्या क्या नुकसान होंगे। देखिए, ना ही तो फर्म किसी पार्टनर पर केस फाइल कर सकती है, ठीक है ना, कंपनी उनको कोर्ट में केस फाइल नहीं कर पाएगी, फर्म जो है किसी पार्टनर पर कोई केस नहीं फाइल कर पाएगी। अगर इन्होंने कोई गलत काम किया है तो कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फर्म के जो है वो किसी पार्टनर पर, कि चाहे उन्होंने उसके रिसोर्सेज को यूज़ किया है, किसी भी तरीके का कोई भी करप्शन करा है, ठीक है, वो अगर अपनी ड्यूटीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं, वटएवर कुछ भी हो, लेकिन किसी भी केस में फर्म A के ऊपर, B के ऊपर, C के ऊपर कोई केस फाइल नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? फर्म X ये तो कुछ है ही नहीं कानून की नज़र में, क्योंकि इसका तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो फर्म विल नॉट बी एबल टू फाइल केस अगेंस्ट एनी पार्टनर। दूसरी चीज़ है, पार्टनर भी फर्म के ऊपर कोई केस जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। अगेन है, सेम है, पार्टनर किसके ऊपर केस करे, फर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करती कानून की नज़र में। आपका होना तो ज़रूरी है ना, आपका किसी भी कानून का फ़ायदा उठाने के लिए, लेकिन फर्म का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है तो फर्म भी केस फाइल नहीं कर पाएगी। ना पार्टनर के फर्म के ऊपर कर सकता है, ना फर्म पार्टनर्स के ऊपर कर सकता है, और ना ही पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर कर पाएंगे कि कोई एक पार्टनर ने कोई गलत काम कर दिया है, किसी के राइट्स को मतलब अपना पूरा नहीं निभाया, उस केस में ना तो पार्टनर्स एक दूसरे पर, ना फर्म पार्टनर पर, ना पार्टनर फर्म पर किसी तरीके का कोई केस फाइल नहीं कर पाएंगे। इवन ये पार्टनर में से किसी की डेथ हो जाती है,
कोई रिटायर हो जाता है, उसको उसका बाकी पार्टनर उसका हिस्सा प्रॉपर तरीके से देते नहीं हैं। उस केस में जो डिकीज पार्टनर हम बोल रहे हैं, वहाँ पर वो जो मर गया है उसका पार्टनर मतलब यह रिटायरमेंट के बाद चला गया है, जो नॉमिनी पार्टनर है उसके अधिकार भी लिमिटेड हो जाते हैं, उसको भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से अधिकार नहीं मिलेगा फर्म के ऊपर केस वगैरह फाइल करने का। तो ये रहेगा। उसके बाद कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है, हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई भी और बाहर का कोई भी पर्सन है, वो हमारा कोई कस्टमर भी हो सकता है, सप्लायर भी हो सकता है, या कोई और फर्म जिससे भी हम कोई चीज़ लेते हो वो भी हो सकता है। मान लीजिए ये वाई है, फर्म इसके ऊपर भी कोई केस नहीं कर पाएगी। अगेन रीज़न वही है क्योंकि फर्म तो कानून की नज़र में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो नॉन रजिस्ट्रेशन के हमें ये 4 नुकसान होने वाले हैं। फर्म पार्टनर पर, पार्टनर फर्म पर, पार्टनर्स एक दूसरे पर, और फर्म बाहर पर किसी पर कोई केस फाइल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, इसलिए नहीं कर सकते। यही चीज़ है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए कि कल को आपके झगड़े लग जाए अगर पार्टनरशिप में, तो आप कम से कम कानून की मदद ले सको उन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए। एक चीज़ समझने की है, एक पार्टी है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हो कि ना करवाया हो, वो है पार्टी जो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी 2 पार्टी होती हैं, एक तो पार्टनरशिप फर्म हो गई, दूसरे पार्टनर्स हो गए। 2 पार्टी तो वो हो गई इससे बाहर की। जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं ना, हमेशा कहते हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब एक तो आपका बिजनेस है और एक आपको, 2 पार्टी तो यही होगी। थर्ड पार्टी आप दोनों से बाहर की जो है वो सब थर्ड पार्टी बोले जाते हैं। अब थर्ड पार्टी के राइट्स में कोई चेंज नहीं आता। अगर किसी सप्लायर के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, कस्टमर के साथ आपने कुछ गलत कर दिया, वो आपके ऊपर केस कर सकती है, वेदर यू आर रजिस्टर्ड और नॉट, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसके ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके ऊपर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये माना गया है थर्ड पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपकी रजिस्टर्ड या नॉन रजिस्टर्ड होने से। तो एक तो ये चीज़ हो गई रजिस्ट्रेशन के क्या कुछ आपके नुकसान और या फ़ायदे होते हैं। तो नुकसान तो आपका कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है आपका बिजनेस लीगल हो जाएगा। कुछ गलत काम कर रहे हो तो कानून की नज़र में रहोगे, अगर सही कर रहे हो तो आपको इसके फ़ायदे ही मिलने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन कराने की वजह से एज एन पार्टनर आपके इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए आपका लॉ आपकी हेल्प करेगा। एक दूसरे के ऊपर पार्टनर्स केस कर पाएंगे, फर्म कर पाएगी पार्टनर के ऊपर, पार्टनर कर पाएंगे फर्म के ऊपर, फर्म अपने नाम से किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट के लिए या किसी भी काम के लिए वो भी केस फाइल कर पाएगी। तो लीगल सपोर्ट हमारे पास आ जाएगा। अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारा होता कैसे है। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो दे रखी है सिर्फ 3 स्टेप प्रोसेस है, बहुत ईजी सी प्रोसेस है। 3 स्टेप प्रोसेस जो है वो क्या होती है, यहाँ पर जो भी हमारा रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप होता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होता है, सॉरी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। हमें वहाँ पर एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जो है वो फिल करना रहता है। उसमें कोई बहुत नॉमिनल सी डिटेलिंग होती है, फर्म का नाम हो गया, फर्म का नाम, एड्रेस हो गया, पार्टनर्स के नेम एंड एड्रेस हो गई, नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस हो गया, ये सभी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर हमें बतानी रहती हैं। अगर हमारी कोई पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो वो कितने टाइम पीरियड की है, बहुत बेसिक सी जानकारी, और जो भी आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या रहता है, कुछ पैसे जमा, प्रिस्क्राइब्ड जो भी फीस होती है पार्टनरशिप फर्म की वो हमें जो है सबमिट करानी रहती है वो। तो बात अगर आती है रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन करवाने के फ़ायदे पता चलने के बाद सिंपल इतना सा ही है कि रजिस्ट्रेशन कराने की प्रोसेस कितनी है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म वो अथॉरिटी है जहाँ से हमें क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वही कुछ बेसिक सी जानकारियाँ हैं, कौन कौन सी हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, यही सब इन्फॉर्मेशन जो होती है, कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है, क्या कुछ बिजनेस की ड्यूरेशन है अगर वो पार्टनरशिप जो है हमारी पर्टिकुलर है, तो ये सबसे पहली चीज़ हो जाएगी। इसके साथ ही कुछ प्रिस्क्राइब्ड फीस होती है वो हमें पे करनी होती है, और लास्ट होता है रजिस्ट्रार इन सब इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करता है, ये पहचानता है कि ये सही है या गलत है। बस इसी के साथ जो है आपका पार्टनरशिप का काम पूरा हो जाता है। और पार्टनरशिप हम अगर रजिस्ट्रार इस चीज़ से एग्री हो जाता है
तो वो फर्म के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देता है, और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आते ही फर्म जो है आपकी वो रजिस्टर्ड मानी जाती है, और वो रजिस्टर्ड फर्म के सारे बेनिफिट कि आप किसी के ऊपर केस कर सकते हो, पार्टनर आपके ऊपर कर सकता है, वो बेनिफिट फर्म को मिल जाएंगे। अगेन ये चीज़ फिर से कह रही हूँ, फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप इसको करवा सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और इसके साथ आपकी पार्टनरशिप जो है वो पूरी हो जाती है। ओके, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।